हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार पे। आज से हम क्लास 11th और 12th के सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स का डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, कापी उठा लें, अपना पेन उठा लें और साथ में हमारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम क्लास 12th की एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस पर डिस्कशन करने वाले हैं और इस यूनिट में आप लगभग क्लास 12th के लगभग 10 से 11 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो इस पूरी यूनिट को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम देख रहे हैं इसमें? पहला पार्ट है इसमें कि जो आवेश है वो विराम में है, दूसरा है आवेश एक समान वेग से गतिमान है और तीसरा कह रहा है जब आवेश त्वरित गति कर रहा हो। तो इस पूरी यूनिट के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब है? आवेश जब विराम में है तो आवेश विराम का मतलब आवेश चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट इस यूनिट पार्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं इसको हम? स्थिर वैद्युतिकी। अब हम इस स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी के जो मेन वर्ड हैं आपका, इंग्लिश में इसको जरूर साथ में लिखते चलें ताकि आपको इंग्लिश में भी आगे दिक्कत ना आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं इसी में हम लोग। और क्या पढ़ने वाले हैं? इसी में हम धारिता पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस भी इसी में पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरी यूनिट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। अब बात आती है आवेश एक समान वेग से जब गतिमान होगा, मतलब आवेश गतिमान होगा, आवेश मोशन में होगा, वो भी कैसा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा कह लो या वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम बोलते हैं EMI। तो ये चैप्टर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं आवेश जब एक समान वेग से गतिमान हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। अब तीसरा है आवेश जब त्वरित गति कर रहा होगा, मतलब जो आवेश होगा वो त्वरित गति का मतलब है एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसका, उस मतलब जो आवेश गतिमान होगा उसके अंदर त्वरण भी होगा। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव बोल सकते हैं इसको, EM वेव्स। तो इस तरीके से हम इस पूरी यूनिट में वैद्युत चुंबकत्व में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पूरी यूनिट है, इसमें हम क्लास 12th के लगभग 10 से 11 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? हम इसमें ये देख रहे हैं कि तीनों पार्ट में हमें एक वर्ड जो कि कॉमन दिख रहा है, जिसको हम कह रहे हैं आवेश। कहने का मतलब है इस पूरी यूनिट में जो पूरा रोल रहने वाला है, किसका रहने वाला है? आवेश का, मतलब जिसको वैद्युत आवेश कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज हम इन सभी पार्ट में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं कि आखिर ये वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अब कोई भी जो चीज होती है वो डायरेक्टली हमारे सामने नहीं आ जाती, बल्कि क्या करते हैं उसके बारे में धीरे धीरे हमें जानकारी होती है। तो इसी जो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है ये? इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो यूनिट हमारी पूरी रहेगी वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम क्लास 12 के लगभग 10 से 11 चैप्टर्स कवर करेंगे। तो सभी लोग साथ में नोट्स जरूर बनाते चलें ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे आज? वैद्युत आवेश की। इलेक्ट्रिक चार्ज,
वैद्युत आवेश के अगर हम बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही पहले का है। मतलब हम लोग अक्सर कर होते हैं, बहुत सी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन उसके बारे में हम कुछ बता नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से एक दार्शनिक थे जिसका नाम था थेल्स। थेल्स ने बहुत साल पहले क्या देखा था, इन्होंने देखा था कि एक पदार्थ है अंबर, एक पदार्थ है अंबर। जब इसको क्या करते हैं, ऊनी कपड़े से, अंबर पदार्थ को जब ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, इस पदार्थ से इसको क्या करते हैं, रगड़ा जाता है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो अंबर पदार्थ है ये बहुत ही हल्के हल्के बॉडीज, जो बहुत लाइट बॉडीज हैं, उन हल्के हल्के टुकड़ों को ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन, अंबर। क्या करते हैं, जब इसको ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो ये अंबर जो होता है बहुत ही हल्के हल्के, जैसे कागज के टुकड़े हुए या इस तरीके धूल के कण, इन सभी हल्के हल्के टुकड़ों को अंबर जो होता है इसके अंदर उन हल्के हल्के टुकड़ों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से इन्होंने आगे इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई। अब उसके बाद इंग्लैंड के एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है गिलबर्ट ने क्या बताया इसके बारे में, गिलबर्ट ने बताया अंबर ही ऐसा पदार्थ नहीं है, और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जब उनको रगड़ा जाता है तो वो पदार्थ भी क्या करते हैं, हल्के हल्के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने कहा अंबर ही पदार्थ ऐसा नहीं है, बल्कि कांच हुआ, एबोनाइट, सल्फर, ये भी कुछ पदार्थ हैं जब इनको रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ भी क्या करते हैं, हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, अब कहेंगे ये पदार्थ हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जब ये पदार्थ हल्के हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगे तो ये जो पदार्थ हैं क्या हो गए, वैद्युतमय हो गए, इलेक्ट्रीफाइड। कहने का मतलब है इलेक्ट्रीफाइड, वैद्युतमय होने का मतलब है कि जब इन पदार्थों को रगड़ा गया तो ये पदार्थ हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। तब कहेंगे इनके अंदर जो गुण आ गया, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गए, वैद्युतमय हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। जिस गुण के कारण ये पदार्थ हल्के हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगे, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। क्लियर है। तो हम अगर अब वैद्युत आवेश की बात करें कि आखिर वैद्युत आवेश क्या होता है, तो हमने थोड़ा वैद्युत आवेश के बारे में इतिहास जान लिया। अब उसके बाद वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश जो द्रव्य हैं, जितने भी वैद्युत आवेश द्रव्य का वो गुण होता है। अगर हम वैद्युत आवेश की डिफिनीशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि द्रव्य का वो गुण, ये जो वैद्युत आवेश होता है, प्रत्येक द्रव क्या होते हैं, ठोस द्रव, गैस, जो भी होते हैं, द्रव्य का वो गुण जिसके कारण जो द्रव्य होता है वो क्या करता है, वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, द्रव्य। मतलब वैद्युत आवेश द्रव्य का वो गुण है जिसके कारण वो वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। जिस गुण के कारण जो द्रव्य होते हैं वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं और या तो इन वैद्युत व चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करते हैं, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने वैद्युत आवेश के बारे में जाना, क्योंकि जब हम 8 से 10 12 चैप्टर जब वैद्युत आवेश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा पहले जानकारी होना जरूरी है। थेल्स ने शुरुआत की लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई इनकी। उसके बाद में गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के अलावा कुछ और भी पदार्थ हैं कि जब इनको रगड़ा जाता है तो ये क्या करते हैं, हल्के हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगते हैं। तो जब ये हल्के हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगते हैं
तो हम क्या कहते हैं इसको कि ये पदार्थ वैद्युतमय हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। जिस गुण के कारण ये इलेक्ट्रीफाइड हो गए इसी को हम वैद्युत आवेश बोलते हैं। तो वैद्युत आवेश के बारे में डिफिनीशन हो गई हमारी कि प्रत्येक द्रव का वो गुण जिसके कारण वो वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं थोड़ा वैद्युत आवेश की कुछ विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं। तो देखते हैं वैद्युत आवेश की विशेषताओं के बारे में। या उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं आवेश करने की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है? चार्ज जो डेवलप होता है किसी पर, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है, जैसा कि हम लोग सबको पता भी है ऑलरेडी, कि प्रत्येक पदार्थ किससे बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु इस तरीके से मान लिया ये कोई परमाणु है, ठीक है। परमाणु में क्या होता है? सभी को पता है कि परमाणु के अंदर धनावेशित नाभिक होता है, जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑलरेडी पता है हमको। तो ये हमारा क्या हो गया? नाभिक, जो कि कैसा होता है? धनावेशित। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमें यह भी पता है कि ये परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? ये कोष होते हैं। इन्हीं कोषों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा। इस तरीके से अलग अलग कोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होंगे, नाभिक पर क्या होता है? धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक पर, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के थोड़ा पास में होंगे उन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होगा, मतलब जो नाभिक से सबसे दूर होगा, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम रहेगा। तो इसको क्या होता कर सकते हैं? इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक से बाहर होते हैं, जिनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने का हम अब कैसे निकाल सकते हैं? अभी हम आगे पढ़ेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि घर्षण, फ्रिक्शन द्वारा, चालन द्वारा, कंडक्शन मेथड होता है, और तीसरा होता है प्रेरण, इंडक्शन मेथड। 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं, आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। उनमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे, जिसको हम घर्षण विधि बोलेंगे, फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे बाहर होगा, दूर होगा सबसे नाभिक से, उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और जब आसानी से हम इसको निकाल लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकल जाएगा, तब हम कहते हैं कि ये जो परमाणु हमारा है वो क्या हो जाएगा? धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि जब किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो परमाणु क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जबकि प्रोटॉन पर भी धनावेश होता है, लेकिन प्रोटॉन होते कहाँ है? नाभिक के अंदर। प्रोटॉन जब नाभिक के अंदर होंगे तो नाभिक के अंदर से प्रोटॉनों को निकालना बहुत कठिन रहता है। इसीलिए किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जबकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर। जब प्रोटॉन नाभिक के अंदर होंगे तो इनको नाभिक से बाहर निकालना काफी कठिन होता है। नाभिक में ये बंधे रहते हैं, इनको निकालना कठिन रहता है। इसीलिए किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ दे किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी है, तो ध्यान रखिएगा कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन्स, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन होते हैं नाभिक के
अंदर, और न्यूट्रॉन पर वैसे भी कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका तो आवेश से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस पे, आवेश की विशेषताओं पर। देखते हैं आवेश की कुछ विशेषताएं होंगी। आवेश को हम पूरा लिख सकते हैं वैद्युत आवेश, ध्यान रखिएगा, वैद्युत आवेश की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विशेषताओं में नंबर 1 सभी को पता है, आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो पहली विशेषता हो गई आवेश की, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। नंबर 2 है, जब आवेश दो प्रकार का है, धनावेश और ऋणावेश, तो अब हमें ये पता है कि समान प्रकृति के आवेश, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कौन, प्लस प्लस या माइनस माइनस, मतलब समान प्रकृति। सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अपोजिट नेचर, मतलब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब इनके बीच आकर्षण लगता है। किनके बीच लगता है, विपरीत प्रकृति, प्लस प्लस या प्लस माइनस के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल। और प्लस प्लस हो या माइनस माइनस आवेश हो, इनके बीच प्रतिकर्षण लगता है, मतलब वो कैसे हैं, हमारे समान प्रकृति के आवेश, रिपल्सन प्रतिकर्षण, और अपोजिट नेचर मतलब प्लस माइनस, उनके बीच आकर्षण बल लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट नेचर के, विपरीत प्रकृति के। ठीक है, अगला नंबर है, अगला है आवेश का क्वांटीकरण। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर आवेशित हो रही है, अगर किसी भी वस्तु पर प्लस है या माइनस है, कोई भी वस्तु आवेशित हो रही है, तो उस वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा आवेश बोलते हैं, मूल आवेश। ध्यान रखिएगा, सबसे जो छोटा आवेश है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर आवेशित हो रही है तो उस पर या तो प्लस होगा या माइनस। अब प्लस या माइनस होने का मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु प्लस, मतलब उस वस्तु पर अगर प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। अब या तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल जाए या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वस्तु आवेशित हो जाती है। तो आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हम किससे दिखाते हैं, ई से। अब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो वो या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3, 4, 5, ऐसा तो है नहीं 3.5, 4.5, 7.5, इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से जाएंगे और ना तो किसी वस्तु पर इस तरीके से आएंगे। तो अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की बात करेंगे तो किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। अच्छा बताइएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई। अब अगर इलेक्ट्रॉन, मान लिया ये कोई वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लिया, या सॉरी इस पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आ गए।
मान लिया इस पर इलेक्ट्रॉन 5 आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 5। तो हम क्या बोलेंगे, इस वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश आ जाएगा। तो इस पर आवेश आ जाएगा 5 इंटू ई, और वो भी कैसा होगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि वस्तु इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी वस्तु, अगर हम इसको ऐसे बना लें, ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वस्तु हो जाएगी धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। और अगर कोई ये वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये हो जाएगी ऋणावेशित, निगेटिव चार्ज इस पर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इस पर हम कहें कि इस वस्तु पर, जैसा कि हमने इसमें देखा, इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। तो इस पर हम कहेंगे कितना आवेश इस वस्तु पर आएगा? 5e, जो भी 5e, वो भी कैसा होगा? निगेटिव, क्योंकि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है। अगर इसी पर हम कहें कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा? प्लस का 8 ही, क्योंकि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या निगेटिव चार्ज आ रहा है, वो कैसा आ रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है, और ऐसा तो है नहीं किसी इलेक्ट्रॉन से, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन 3.5, 4.25 तो निकल नहीं सकते ना तो किसी वस्तु पर 4.5, 4.25 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, वो भी कैसे आएंगे? हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में आएंगे। तो अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की बात करें तो कितना आएगा? n इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। वहां पर हम क्या लगा सकते हैं? प्लस माइनस Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पर आवेश प्लस का आ जाएगा, अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम आवेश का क्वांटीकरण कर सकते हैं। जहां n क्या है हमारा? n एक पूर्णांक संख्या रहेगी हमेशा। n की वैल्यू हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस तरीके से रहने वाली है। n कभी भी ऐसा नहीं होगा 3/2, 5/3 इस तरीके से नहीं रहने वाला। n की वैल्यू हमेशा एक पूर्णांक ही रहेगी। ठीक है। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस तरीके से आवेश का क्वांटीकरण, अगर हम इसकी डिफिनीशन भी देना चाहें तो कहेंगे किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। जहां n क्या है? एक पूर्णांक संख्या। e की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हाँ, ध्यान रखिएगा, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम C से डिनोट कर देंगे। और एक चीज, वैद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, वैद्युत आवेश की कोई दिशा नहीं होती है, वो एक अदिश राशि है। ठीक है। तो इस तरीके से आवेश का क्वांटीकरण। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश की अगली प्रॉपर्टी है हमारी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो अगला पॉइंट है नंबर 4, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, EC लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं? इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में
स्थानांतरित कर सकते हैं। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है आवेश, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसका ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। नष्ट नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अभी जब हम 12th में आएंगे तो लगभग 15-20 चैप्टर्स के बाद हम 2-4 वर्ड पढ़ेंगे, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन में क्या होता है, गामा फोटान जब किसी भारी नाभिक से टकराता है, इस गामा फोटान की ऊर्जा होती है लगभग 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। गामा क्या होता है, एक उदासीन कण होता है, मतलब गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। कोई चार्ज ना होने का मतलब है इधर टोटल चार्ज कितना होगा, 0। और जब इससे उत्पन्न क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इधर भी टोटल चार्ज की अगर हम बात करें कितना होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो टोटल कितना, 0। तो कहने का मतलब है शुरुआत में टोटल चार्ज कितना था, 0, और बाद में भी टोटल चार्ज कितना है, 0। तो कहने का मतलब है जितना पहले चार्ज होगा उतना ही बाद में होगा। इसका अपोजिट है युग्म विनाश। युग्म विनाश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है, 2 गामा फोटान निकलते हैं। इधर हम बात करें अगर टोटल चार्ज कितना है तो आप कहेंगे 0, क्योंकि प्लस माइनस टोटल कितना, 0। और इधर भी टोटल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि फोटान आवेश रहित कण है। तो इधर भी टोटल चार्ज कितना, 0। तो कहने का मतलब है जितना चार्ज पहले है उतना ही बाद में। तो ना तो चार्ज को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसका ट्रांसफर, स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसको और हम समझा सकते हैं। अगर कोई ये वस्तु, मान लिया ये कोई गोला है या कुछ भी डिब्बा है, इसमें कई चार्ज हैं, एक +4 कूलाम, एक है +3 कूलाम, और एक है मान लिया +5 कूलाम। ये अदर उससे बिल्कुल विलगित है। विलगित समझते हैं जिसके आसपास कुछ भी ना हो। ठीक है, ये जो पूरा डिब्बा है ये किसी दूसरे से इफेक्टेड नहीं है, मतलब किसी भी दूसरे का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, इस पर कितना आवेश है, ये मान लिया, इसका क्या नाम दे दें, ए, ये क्या है हमारा बी, और ये क्या है हमारा सी। ठीक है, अब इस डिब्बे को क्या करें, हम थोड़ा हिला दें। डिब्बों को क्या करें, थोड़ा हिला दें। हिलाने के बाद हम इसको देखना चाहेंगे कि आखिर, अब मान लिया हिलाने के बाद जो ए था, ए पर मान लिया +6 कूलाम आवेश आ गया। जो ए था उस पर कितना आ गया, +6, और जो हमारा बी था उस पर आ गया +1 कूलाम। तो अगर कहा जाए जो ये डिब्बा जो छोटा सा सी है, इस सी पर कितना चार्ज होगा, तो हमें मालूम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, टोटल चार्ज जितना पहले होगा उतना ही बाद में भी टोटल चार्ज रहना है। जैसा कि हम देख रहे थे टोटल चार्ज यहाँ कितना था, शुरुआत में 0, तो बाद में भी टोटल चार्ज 0 रहेगा। यहाँ पर भी हम देख लें टोटल चार्ज यहाँ कितना है, शुरुआत में 4 और 3 7 और 5 12 कूलाम। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, 12 कूलाम। तो इस जब पूरे बॉक्स को हमने हिलाया और हिलाने के बाद देखा कि ए, बी और सी जो है हमारे, ये क्या है हमारा बी, ए, बी, सी पर क्या चार्ज रहने वाले हैं। तो ए और बी पर हमें चार्ज मालूम है तो हम तीसरे पर चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज कितना इस पर पूरे डिब्बे पर रहने वाला है, 12 कूलाम, 12 कूलाम। तो इधर देख लेते हैं 6 कूलाम +1 कूलाम और प्लस इस पर हम क्या मान लें, कितना चार्ज है, क्यू, +Q। इन सभी टोटल चार्ज का जोड़ योग मतलब समेशन कितना आना चाहिए, 12 कूलाम। तो ये हो गया 7 कूलाम +Q = 12 कूलाम। इसको हटा दें तो Q = आ जाएगा हमारा 12 - 7 मतलब Q = 5। तो इस जो C था उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +5C। तो इस तरीके से आवेश चार्ज कंजर्वेशन को लगाकर हमने देख लिया कि जो C छोटा सा डिब्बा है उस पर टोटल चार्ज कितना रहने वाला है। टोटल चार्ज 12 कूलाम, बाद में भी इस पर कितना रहने वाला है। क्यों, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज नहीं आया है, ये विलगित है दूसरे से बिल्कुल अलग।
तो इसमें जो चार्ज रहेगा वही होगा, बस इतना हो सकता है एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। यहाँ फोर्स सी था 4 कूलम, यहाँ कितना हो गया 6 कूलम। यहाँ था 3 कूलम, यहाँ कितना रह गया 1 कूलम। यहाँ 5 था, अब यहाँ भी अभी 5, मतलब इन दोनों में ही आपस में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, एक दो और पॉइंट देख लेते हैं जो कि ऐसे ही जनरल लैंग्वेज में देख सकते हैं इसको। आवेश की एक विशेषता है कि आवेश की किसी वस्तु की गति पर का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पॉइंट है कि कोई वस्तु अगर रखी है या चल रही है तो उसकी गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको राइट डाउन आप लोग लिख लीजिएगा अपने पॉइंट में कि किसी वस्तु की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका आवेश की योज्यता का नियम, एडिसिविटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश की योज्यता का नियम क्या है? कहने का मतलब है सिंपल है, वर्ड कठिन है, लेकिन आप जब इसको समझेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आवेश की योज्यता का नियम नंबर 6 है योज्यता का नियम कहता है कि जैसे एक आपका है प्लस Q1, दूसरा है माइनस Q2 चार्ज, तीसरा है प्लस Q3, फिर है प्लस Q4 और प्लस Q5। किसी वस्तु पर या कुछ भी समझ सकते हैं आप, इतने चार्ज हैं किसी वस्तु पर। तो अगर हम कहें कि इस पूरी वस्तु पर टोटल कितना चार्ज है, तो योज्यता का मतलब योग, एडिसिविटी कहते हैं जिसको बोलते हैं। तो योग का मतलब है वस्तु पर टोटल चार्ज कितना होगा, Q टोटल। टोटल चार्ज बस करना क्या है, जितने भी आवेश हैं सभी को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, वो भी विद साइन, चिन्ह के साथ हमें सभी आवेशों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो आपका आएगा Q1, Q2 का है माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, और Q3 प्लस का है, Q4, Q5। तो इस तरीके से हम जब 5 आवेश अलग अलग थे, जब इनको हमने मिलाया मान लिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, तो टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2, चिन्ह के साथ रखना है चार्ज, प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो इस तरीके से हम इसको हम बोलते हैं वैद्युत आवेश की योज्यता का नियम। तो इस तरीके से आवेश की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। पहला था आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। दूसरा पॉइंट था समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने क्या जाना, तीसरा पॉइंट हमने आवेश का क्वांटीकरण जाना कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, Q = Ne। प्लस माइनस लगा देते हैं, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आ रहे हैं या जा रहे हैं। उसके बाद अभी हमने पढ़ा आवेश संरक्षण का नियम कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था एक 5वां पॉइंट, हमने कहा था आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और लास्ट हमने पढ़ा आवेश, वैद्युत आवेश की योज्यता का नियम। कई चार्ज हों अगर, तो अगर टोटल चार्ज पूछा जाए कितना है, तो टोटल चार्ज बस हमें क्या करना है, सभी आवेशों को जोड़ देना है, वो भी कैसे, विद साइन, चिन्ह के साथ सभी आवेशों को जोड़ देना है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम बात करते हैं आवेशन की विधियां, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण द्वारा, बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चालन द्वारा, बाय कंडक्शन, और तीसरा है प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन। तो पहले पर बात करते हैं घर्षण द्वारा, किसी वस्तु को घर्षण के द्वारा कैसे आवेशित करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, थेल्स और गिलबर्ट ने देखा था कि कुछ पदार्थ हैं जिनको रगड़ा जाता है तो वो हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगते हैं। तो घर्षण द्वारा क्या है,
इसमें घर्षण विधि में क्या किया जाता है, इसमें एक वस्तु पर विशेष कंडीशन में, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई वस्तु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती है, मतलब हर एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ने से आवेशित नहीं होती है। जैसा कि हमें पता है सूखे बालों को जब हम कंघे से रगड़ते हैं तो देखते हैं कि जो बाल होते हैं वो कंघे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इस तरीके से कई पदार्थ हैं जिनको एक दूसरे पर रगड़ने से क्या होता है, वे पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। अब आवेशित होते कैसे हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस कारण जो दोनों वस्तुएं होती हैं वो आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो कांच की छड़ होती है, कांच की छड़ को जब हम रेशम एक कपड़ा होता है, जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ होता क्या है, कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, रेशम में, जिससे जो कांच की छड़ हो जाती है क्या, पॉजिटिव, और रेशम जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्यों, हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कांच की छड़ है, ये छड़ काहे की है, हमारी कांच की। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, रेशम में, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित और रेशम की जो रेशम होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार एबोनाइट एक पदार्थ है। एबोनाइट को जब बिल्ली की खाल से, किससे रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से, जब इसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है, बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर। तो जब एबोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, धनावेशित, और उतना ही ऋणावेश एबोनाइट की छड़ पर आ जाएगा। क्यों, मान लिया अगर इस खाल से, बिल्ली की खाल से 5 इलेक्ट्रॉन गए एबोनाइट की छड़ पर, तो इस पर प्लस का 5 आवेश आ जाएगा और इस पर उतना ही माइनस का आवेश आ जाएगा। इधर क्या था, मान लिया कांच की छड़ से 4 इलेक्ट्रॉन किस पर गए, रेशम पर, तो इस पर 4 प्लस का 4 धनावेश आ जाएगा और उस पर उतना ही माइनस का 4 ऋणावेश आ जाएगा। तो अच्छा बताइएगा, शुरुआत में जो कांच की छड़ थी उस पर आवेश मान लिया कितना था, 0 रहा होगा, और रेशम पर भी शुरुआत में चार्ज कितना रहा होगा, 0। लेकिन जब इनको हमने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो हमने देखा कि इस पर कितना धनावेश आ गया, प्लस का 4, और इस पर ऋणावेश कितना आ गया, माइनस का 4। शुरुआत में कांच की छड़ और रेशम दोनों पर टोटल चार्ज 0 था, और रगड़ने के बाद क्या देखा कि कांच की छड़ पर प्लस का 4 और रेशम पर माइनस का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो शुरुआत में भी दोनों पर टोटल चार्ज 0 था और रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज 0 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, घर्षण विधि में जब एक पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थ को रगड़ा जाता है तो जितना एक वस्तु पर धनावेश आता है उतना ही दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आता है, जिससे टोटल चार्ज, अगर शुरुआत में दोनों वस्तुओं पर अगर टोटल चार्ज 0 होगा तो रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज 0 ही रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घर्षण विधि, इसमें केवल हमें रगड़ना है। अब है चालन विधि, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड बोलते हैं। चालन विधि में क्या होता है, इसमें केवल क्या किया जाता है, केवल एक वस्तु को दूसरे वस्तु में टच कराया जाता है, रगड़ा नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, चालन विधि में हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे रगड़ते नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रगड़ते नहीं है मतलब नो रबिंग, इसमें कोई रबिंग नहीं होती है, कोई रगड़ा नहीं जाता है। नो रबिंग, ओनली टचिंग, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। केवल एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे टच कराया जाता है, रगड़ा नहीं जाता है। नो रबिंग, ओनली टचिंग, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लिया ये कोई गोला है और एक, हम मान के चल रहे हैं जो दोनों गोले हैं वो समान त्रिज्या है दोनों की। ठीक है, बाकी त्रिज्या कम ज़्यादा वो तो हो सकती है, आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैद्युत विभव और उसमें उभयनिष्ठ विभव उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब जोड़ते हैं तो आवेश किस पर कितना जाएगा, है ना, वो तो बात की बात है। फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि जो दोनों गोले हैं, इस गोले पर क्या है, मान लिया इस गोले पर ऋणावेश और ये आवेश रहित है।
इस गोले पर ऋणावेश है पहले गोले पर, और जो दूसरा गोला है वो आवेश रहित है। अब क्या कराना है हमें? टचिंग, केवल हमें टच कराना है, एक से दूसरे को टच कराना है, रगड़ना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी हमारा चालन कंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, जब हमने क्या किया, इनको टच कराया इस तरीके से, तो होता है। अच्छा, होता है ये ऋणावेशित है क्यों? ये गोला ऋणावेशित इसलिए है कि इस पर सामान्य अवस्था से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। एक जो गोला नॉर्मल कंडीशन में होता है, मान लिया कोई गोला ये रखा है, इस पर ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर इससे गए थे, ना तो इलेक्ट्रॉन इस पर आए थे, तो ये उदासीन होगा। लेकिन अगर हम इसमें इस गोले में इलेक्ट्रॉन भर दें, अगर हम क्या करें, इस गोले में इलेक्ट्रॉन भर दें, तो इस पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। तो कहने का मतलब है सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। ये आवेश रहित इसलिए है, ना तो इस पर इलेक्ट्रॉन आया था कोई, और ना तो इससे बाहर गया था। अब हमने क्या कराया? इन दोनों को टच कराया, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है क्योंकि इस पर ऋणावेश है। क्लियर है? इस पर ऋणावेश होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दूसरे में चले जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो जब एक आवेशित गोले को आवेश रहित गोले से टच कराएंगे, तो जिसमें आवेश होगा, मान लिया ऋणावेश अगर है तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, और अगर ये धनावेश है तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर भी आ जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ऋणावेश है तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, और अगर ये धनावेशित है तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आवेश का एक दूसरे में ट्रांसफर होने से आवेश आ जाए। अब मान लिया इस पर आवेश कितना था हमारा? -q, और इस पर चार्ज कितना था? 0। अब टच कराने के बाद, अब इनको टच कराया, और टच कराने के बाद दोनों गोलों को टच कराने के बाद दोनों गोलों को अलग करेंगे। तो -q का मतलब क्या है कि ये हमें नेचर बता रहा है कि इस पर कैसा आवेश है? निगेटिव। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? q। इस पर चार्ज कितना है? q, और इस पर कितना है? 0। तो अगर हम बात करें तो इस पर अब चार्ज हो जाएगा q/2, इस पर भी कितना हो जाएगा? q/2। कहने का मतलब है चार्ज आधा आधा बट जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करने लगेंगे, और ये तब तक जंप करेंगे जब तक दोनों में आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दाब है वो बराबर ना हो जाए। इस तरीके से कुछ देर के बाद आवेश, जो इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे थे, वो आवेश का जाना रुक जाएगा। क्लियर है? अब हम देख लें कि अगर हम विद साइन देखना चाहें तो इसको किस तरीके से देखेंगे? इस पर -q था, तो अगर हम कहें इस पर टोटल चार्ज कितना था शुरुआत में, तो कहेंगे -q। इस पर 0 है तो इस पर -q, टोटल चार्ज -q। अब हमने इसको टच कराया, और टच कराने के बाद अलग कर रहे हैं। अलग करने के बाद देख रहे हैं कि चार्ज आधा आधा बढ़ गया, इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए। अब इस पर चार्ज कितना? -q/2 आधा रह जाएगा, और उतना इस पर आवेश, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो इस पर भी कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। तो -q/2 आधा आधा डिवाइड हो गया, तो -q/2 और -q/2 अगर हम जोड़े तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? q। तो टोटल चार्ज पहले भी -q था और बाद में भी -q है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे वाले पर, प्रेरण द्वारा। प्रेरण विधि, प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड क्या कहता है? इंडक्शन मेथड में रबिंग तो वैसे भी नहीं करना है, रबिंग मतलब रगड़ना नहीं है। नो रबिंग, रबिंग भी नहीं करना है, और नो टचिंग, ध्यान रखिएगा इसमें टच भी नहीं करना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नो रबिंग नो टचिंग। ठीक है, तो प्रेरण विधि होती क्या है? प्रेरण विधि, मान लिया ये कोई गोला है जो कि कहां रखा हुआ है? अचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक धनावेशित छड़, ये छड़ कैसी है? धनावेशित। अब अगर हम आपसे पूछें ये छड़ धनावेशित क्यों हो गई, तो हम कहेंगे इस छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। कोई भी छड़ हो, मान लिया ये, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इस मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि ये कोई चाक है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो कहेंगे इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसको हम सामान्य स्थिति बोलते हैं। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें,
तो कहेंगे ये चाक ऋणावेशित हो जाएगी, और इसी चाक से अगर इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें तो कहेंगे ये चाक धनावेशित हो जाएगी। क्लियर है? तो ये कोई छड़ रही होगी जिस पर धनावेश है, मतलब इस छड़ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। अब इस धनावेशित छड़ को हम इस गोले के पास ले जा रहे हैं, तो टच नहीं कराना है, ध्यान रखिएगा, नो टचिंग, टच नहीं कराना है। तो जैसे इस धनावेशित छड़ को गोले के पास ले जाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इस छड़ के पास वाले सिरे की ओर आ जाएंगे। मतलब जो छड़ होगी, छड़ के जो पास वाला गोले का पृष्ठ है, इसकी ओर सभी इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाएंगे। कहेंगे चलो चलो पॉजिटिव छड़ आ गई, क्योंकि हमें पता है, पता नहीं है कोई बात नहीं, पता है, लेकिन हमने बताया था आवेश की विशेषताओं में कि प्लस और माइनस आकर्षित करते हैं। तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब किसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे? पॉजिटिव छड़ की ओर। क्लियर है? आकर्षित हो गए। अब हम क्या करेंगे? इस छड़ को हटा लेंगे। इस छड़ को हटाने के बाद ये गोला हमारा अचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। अब इस छड़ को जब हटा लेंगे तो ये जितना भी जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये पूरे पृष्ठ पर, या इसको अंदर ही बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो ऋणावेश फैला है ये कहाँ होगा? इसके पृष्ठ पर। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है धनावेशी छड़ को गोले के पास लाने पर जो गोले में इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो सब छड़ की ओर क्या होंगे? आकर्षित हो जाएंगे। क्लियर है? अब इस छड़ को क्या करेंगे? हटा लेने के बाद हम क्या देखेंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरे गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएंगे। तो इस तरीके से ये गोला भी क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। क्लियर है? अब हम तीनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। घर्षण में हम देख रहे थे कि जितना एक छड़ पर धनावेश आता है उतना ही दूसरे पर ऋणावेश आता है। मतलब इसमें अपोजिट नेचर का चार्ज आता है एक दूसरे पर, विपरीत प्रकृति का। क्लियर है? चालन में ध्यान रखिएगा, चालन में उसी प्रकृति का आवेश दूसरे पर आता है। अगर इस पर माइनस चार्ज था तो इस पर भी क्या, कौन सा आवेश आएगा? माइनस। तो चालन विधि में उसी प्रकृति का दूसरे चालक पर आवेश आएगा, ध्यान रखिएगा। और प्रेरण में क्या है? प्रेरण में अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। अगर हम धनावेशित छड़ ला रहे हैं तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, और जब हम अपोजिट नेचर दूसरी लाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट वाला चार्ज इस पर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ, कूलाम के नियम पर, जो कि इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंस अपना रखता है। कूलम्स लॉ क्या कहता है? जबकि हम ऑलरेडी हमें पता हो चुका है कि कोई भी दो आवेश होंगे, प्लस माइनस या प्लस प्लस या माइनस प्लस या कोई भी माइनस माइनस, कोई भी आवेश हो उनके बीच या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल। मतलब हमें यह पता है कि कोई भी दो आवेश हैं उनके बीच बल लगेगा। ठीक है? तो अब बल लगेगा, अब वो बल कितना लगेगा? इसके लिए कूलाम ने बताया कि दो आवेश अगर हैं तो उनके बीच कितना बल लगता है। इस बल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। ठीक है? तो कूलाम का नियम क्या कहता है? ध्यान रखिएगा, कूलाम का नियम, इसके लिए क्या होना चाहिए? आवेश स्थिर होना चाहिए, और आवेश कैसा हो? बिंदु आवेश। ये दो कंडीशंस ध्यान रखिएगा कूलम्स के लिए, कि दोनों जो आवेश हैं वो कैसे हों? स्थिर हों, और दोनों आवेश बिंदु रूप में हो। अगर वो आवेश बिंदु रूप में ना भी हो तो वो मतलब इस तरह का व्यवहार करें कि उन्हें हम बिंदु आवेश के रूप में मान सकें। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। ठीक है? तो कूलाम का नियम कहता है, फिगर देख रहे हैं आप कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, जो कि अभी कहां रखे हुए हैं? निर्वात या वायु में। मतलब दोनों आवेशों के बीच अभी निर्वात या वायु है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। ठीक है? तो कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, जो दोनों आवेश हैं वो कैसे होने चाहिए? स्थिर और बिंदु आवेश के रूप में होने चाहिए। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जिसको हम किससे दिखाएंगे? Fe, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है? तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, पहला पॉइंट है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, इक्वेशन नंबर 1, व दोनों आवेशों के बीच की
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट कूलाम्स के नियम कहते हैं। इन दोनों समीकरण या जो भी कह लें पॉइंट को मिलाने पर क्या बनेगा, Fe समानुपाती Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा R²। ठीक है, मतलब कहने का है हमें जो ऊपर जो माड लगा रहे हैं, माड का मतलब परिमाण, परिमाण का मतलब अगर कोई चार्ज हमारा -Q है तो हमें उसका परिमाण कितना लेना है, Q, उसकी वैल्यू लेनी है, ना कि माइनस लेना है। ठीक है, माइनस हमें नहीं लेना है, उसका केवल हमें परिमाण लेना है। ठीक है, तो समानुपात हटा के कोई ना कोई नियतांक जरूर लगता है, तो नियतांक यहाँ पे लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। इस तरीके से कूलम्स लॉ हमारा हो गया Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², जहाँ पे नियतांक हमने कितना लगाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसको ऐसे पढ़ना है, एप या तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ें या एप्सिलॉन 0 भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसका मात्रक देख लेते हैं यहीं से। एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा, Fe नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बनेगा आवेश का मात्रक कूलम, तो कूलम का स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, Fe यहाँ आया। Fe क्या है, बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल, बल का मात्रक न्यूटन, इंटू आर क्या है, दूरी, बीच की दूरी का मात्रक मीटर, और उसका क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने क्या माना है कि दोनों आवेशों के बीच यहां पर क्या है, वायु है। ठीक है, तो इस समय जो बल हमारा Fe है, इस समय हम इसको क्या लिख सकते हैं, A मतलब एयर, मतलब जो आवेशों के बीच क्या है, एयर है इस समय, तो हम अभी यहां पे लिख सकते हैं Fe और नीचे लगा सकते हैं इसका अगर हम E ना लगाएं, ये तो आपको पता चल गया E क्यों लगाया था, इलेक्ट्रिक वैद्युत बल है ना, इसीलिए इलेक्ट्रिक लगाया था। अब इसको हम लिख, ये अभी बल कहां लग रहा है, जब आवेशों के बीच क्या है, वायु, वायु मतलब एयर, ए। Fa = अभी क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, अब अगर यही दो आवेश जो हमारा Q1 है और दूसरा Q2 है, बीच की दूरी r है, अगर इन्हीं दोनों आवेशों के बीच क्या आ जाए, कोई माध्यम, दो आवेश रखे हैं, इनके बीच हम कोई माध्यम रख दें, कोई भी हो सकती है, धातु की छड़ हो सकती है, जल आ जाए या कुछ भी आ जाए, दो आवेशों के बीच कोई माध्यम आ जाए, तब हम क्या फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, माध्यम को इंग्लिश में मीडियम कहते हैं, इसलिए इस समय अब जो बल होगा Fm, m फॉर मीडियम, मतलब जब आवेशों के बीच कोई मीडियम है तब बल कितना लगेगा, Fm = 1/4 पाई। जब आवेशों के बीच वायु थी या निर्वात थी, उस समय हमने क्या रखा था, एप्सिलॉन नॉट, मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता। अब क्या है, आवेशों के बीच कोई माध्यम है, तो हम उसी की वैद्युतशीलता लिखेंगे, जिसको हम एप्सिलॉन लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, माध्यम वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट, जबकि और कोई वायु और निर्वात के अलावा अगर कोई भी माध्यम है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन और आगे Q1 Q2 अपान R²। तो ये जब दो आवेशों के बीच कोई माध्यम होगा तब हमारा फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन।
ये निर्वात की वैद्युशीलता, ये क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दे, अब इन दोनों को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन मतलब समीकरण 1 इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। चलिए डिवाइड करते हैं, तो होगा FA अपान FM इक्वल टू, FA की वैल्यू 1 अपान FM की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ये पूरा वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो FA अपान FM इक्वल टू, सबसे नीचे हमारा एप्सिलॉन चला जाएगा, एप्सिलॉन, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो FA अपान FM इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो आया हमारा क्या, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको एक नया वर्ड हम नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, K। एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या नया वर्ड नाम दे रहे हैं, K। इस K को हम क्या बोलते हैं, इस K को बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, या एक और नाम है K को हम क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। तो K को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, या K को और क्या नाम दे रहे हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आया हमारा, K। अब K के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। K हमेशा कोई भी माध्यम हो उसका K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। कहने का मतलब है अगर वायु या निर्वात है, अगर क्या है, वायु या निर्वात, तो इसी का K हमेशा 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1। और कोई भी मीडियम होगा, इसके अलावा कोई भी मीडियम हो उसका K हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसका जो K होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अब हम मान लिया Q1 Q2 के बीच हमने कोई माध्यम रख दिया जिसका परावर्तांक होगा कुछ भी K, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान रखिएगा, जो जल होता है K, उस जल का K जो होता है लगभग 81 होता है। ध्यान रखिएगा, जल का K कितना होता है, 81। तो K किसी भी माध्यम का हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अच्छा बताइएगा, FA अपान FM इक्वल टू क्या आया है हमारा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने क्या कहा है, K। कहने का मतलब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पास करके आप लोग नोट्स तैयार करते रहिएगा साथ में। FA अपान FM इक्वल टू क्या आया हमारा है, K। ये आया हमारा, और K हमेशा क्या है, 1 से ज्यादा। अगर किसी भी माध्यम का, कोई भी माध्यम हो, वायु हो या निर्वात के अलावा, तो K उसका हमेशा 1 से ज्यादा रहने वाला है। मतलब K जब 1 से ज्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर FA बड़ा होगा कि FM। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। K हमेशा 1 से ज्यादा है, जैसे अच्छा लिखा हो 10/5 इक्वल टू 2/1, सही लिखा हुआ है। ये देखिए 1 से ज्यादा है हमारा। जब ऊपर 1 से ज्यादा वैल्यू होगी तो इधर लेफ्ट साइड में भी ऊपर वाला ही बड़ा होगा। कहने का मतलब ये 1 से ज्यादा है तो इधर भी हमारा क्या बड़ा रहने वाला है, FA बड़ा होगा FM से। FA क्या है, जब दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु है तब बल कितना लग रहा है। FM क्या है, जब दो आवेशों के बीच कोई माध्यम है तब बल कितना है। तो बड़ा कौन है बल, निर्वात या वायु। कहने का मतलब है अगर कोई दो आवेश हैं उनके बीच निर्वात या वायु है तो उनके बीच सबसे ज्यादा बल लगता है। अगर दो आवेशों के बीच कोई भी माध्यम हम रख दें
तो उन दोनों आवेशों के बीच बल का मान घट जाता है। ठीक है, कितना घट जाता है? जितना के की वैल्यू होती है। जैसे हमने बोला जल के लिए के की वैल्यू कितनी है? 81। तो इसका मतलब है अगर दो आवेशों के बीच बल लग रहा होगा कुछ भी, और अगर उन दो आवेशों के बीच हम जल रख दें, क्या रख दें? जल, तो जितना जल का के होता है उतने ही गुना दो आवेशों के बीच बल का मान घट जाएगा। अभी वायु में जब दो आवेश रखे थे, मान लिया इस समय जो बल था 81 न्यूटन था, दो आवेशों के बीच बल कितना था? 81 न्यूटन। अब हम दोनों आवेशों के बीच क्या रख दें? यहां पे दो आवेशों के बीच में क्या रख दें? जल। अब जल रखने पर क्या होगा? देखिएगा, एफ ए कितना है? 81। एफ एम, एम मतलब जल, जब हम क्या रख रहे हैं? जल। के कितना है जल का? 81, कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ जल, मतलब दो आवेशों के बीच जल रखने पर बल कितना रह गया? केवल 1 न्यूटन। कहने का मतलब है बल पहले वायु में कितना लग रहा था? 81 न्यूटन। जल रख देने से बल कितना रह गया? केवल 1 न्यूटन। मतलब 81 से बल रह गया 1 न्यूटन, इसका मतलब 81 गुना बल घट गया। तो कहने का मतलब है किसी माध्यम का के जितना होता है, अगर उस माध्यम को दो आवेशों के बीच हम रख दें, उतने ही गुना दो आवेशों के बीच बल घट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से अब मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।